शरीय कंप्लाइंट, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि ये क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, होता ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इस काम के अंदर। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो अपने आप को कहते हैं जी कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ या आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। स्केलेबल रिजल्ट्स वहाँ पे वो नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, या लेट्स से अगर वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं दैट्स नॉट तय्यब, मतलब हलाल नहीं है। अटेंशन ग्रैबिंग के लिए आपका ये वुमेन और आपका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है। ठीक है, आपके अकेपेला वगैरह आपका जो चलता है, आप अगर अपने प्रैक्टिसेस अच्छी कर रहे हैं तो विदाउट द यूज़ ऑफ वुमेन तो इंशाल्लाह आप ज़रूर रैंक करोगे, ये आप ज़रूर सेल्स जनरेट। तो एसईओ के हवाले से ये होता है कि जो आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, और आपके जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं सर्च पे आप उसको रैंक करवाते हो। इट्स मोर ऑफ अ एसेट बिल्डिंग का, ठीक है। जब आप एसईओ के बारे में सोचते हैं तो आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, और मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि एक एसेट बिल्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बात की थी कि देखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि जस्ट पोस्ट करना ये है कि मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट उनका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि वैल्यूएबल कंटेंट आपका और इंटेंट बेस्ड कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए पहले से आपने कंटेंट कैलेंडर डिज़ाइन करें स्ट्रेटेजिकली उस पर, और जो वैल्यू बेस्ड हो, जो वैल्यू डिलीवर कर रहा हो, ठीक है, जो कंसर्न्स हो। हाउ डू यू सी एसईओ इन 2025? पीपल आर आजकल तो एआई बेस्ड सर्च इंजन रिजल्ट्स की तरफ। तो व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट के जो आजकल तो ड्यू टू एआई रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, एड क्रिएटिव्स हो सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटर है उसकी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ द वर्क ज़ोन पॉडकास्ट। आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर छोटे टेक शॉप्स। इसी सिलसिले में फॉर अस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, वी हैव एक्चुअली इनवाइटेड one of our clients here with us. He is a digital marketing expert, been involved in this industry for almost 4-5 years now. Today we have with us Mr. Mohammad Bilal Zahoor, who is co-founder and CEO of Digital Fawz. Bilal sir, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, thank you so much for inviting me. Jazakallah Bilal, thank you so very much for joining us. Kindly for the audience थोड़ा सा अपना introduction दे देंगे और थोड़ा सा अपने background के बारे में बता देंगे। So नाम तो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया और बता भी दिया कि आपका क्लाइंट हूँ। सो ऐसे है कि मेरी जो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि स्टार्ट मेरा ये हुआ था कि मैंने मेरी जो मेरी जो फील्ड है, जो मेरी डिग्री थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। सो ड्यूरिंग माय डिग्री मेरे एक सीनियर थे, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरा ज़्यादा वो दिल लगता नहीं था कोडिंग वगैरह के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि जैसी फील्ड है इस तरह की। सो अब मैंने अपने सीनियर के साथ बात की, आई लाइक टू नेम, ठीक है, उनका नाम है उमैर भाई, ठीक है, उमैर अहमद उनका नाम है, उमैर रियाज। तो वो आजकल इंग्लैंड में होते हैं। मैं चाह रहा कि लाजमी उनको मेंशन करूँ क्योंकि आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ हिम, मैं टोटल वो उनको ना क्रेडिट देना चाह रहा हूँ। सो मैंने उनसे कहा कि उमैर भी यार मेरा ना कोडिंग के अंदर इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मेरे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या फील्ड है, क्या स्कोप है। तो कहते हैं यार कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, वो खुद डिजिटल मार्केटिंग में ना, अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें तो एसईओ का काम कर रहे थे। तो वो 4th सेमेस्टर में थे, मेरा आई गेस फर्स्ट चल रहा था। तो उन्होंने कहा यार ये एसईओ का काम है, आप मेरे साथ ज्वाइन करो और देखते हैं क्या बनता है, इसके अंदर कोडिंग वगैरह नहीं है। तो आई वाज काफ़ी खुश के यार ठीक है मेरे लिए भी जगह बनी। तो खैर फिर मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया एसईओ के ऊपर, और ये है कि मेरा इंटरेस्ट बना। स्टार्ट में तो एसईओ के प्रैक्टिस कोई इतने ज़्यादा ख़ास नहीं थे, आप बस वो कीवर्ड्स स्टफिंग करके कंटेंट रैंक करवाने वाली बात होती थी, और बैकलिंक्स आप बना लो, ज़्यादा सारे ढेर सारे बैकलिंक बना लो और यू गेट रैंक्ड। सो स्टार्ट में तो काफ़ी इजी था उनके साथ काम करना, फिर उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड के साथ में अटैच हो गया। तो मतलब ये है कि मेरा डिग्री के अंदर ही मैं ड्यूरिंग माई डिग्री मैं इस फील्ड के साथ अटैच हो गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने फिर इंटर्नशिप्स वगैरह की, 1-2 इंटर्नशिप्स की, लेकिन ये है कि वो इंटर्नशिप्स मेरी कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार लोग इतना ज़्यादा सिखाने के हवाले से थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं कि कहीं हम अपना कंपैरेटर तो नहीं लेके आ रहे इंडस्ट्री के अंदर। मुझे शायद ये ऐसा लगता है। तो खैर वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि लोग ये होते हैं कि उनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं और उनके पास जो इंटर्न्स आते हैं
वो उनसे डंकी वर्क करवा रहे होते हैं, ठीक है, बैकलिंक वो फिर वो एरा इस तरह का था, टाइम इस तरह का था, एसईओ के अंदर इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी, अच्छा। आप बैकलिंक्स बना देते यू गेट रैंक्ड, ठीक है। तो क्योंकि मैं स्टार्ट मेरा एसईओ से हुआ था, तो मैं एसईओ की जर्नी आपको बता रहा हूँ। सो उस वक्त बैकलिंक्स मुझे बनवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार आप बस बनाते जाओ, दिन में 20 बैकलिंक्स बना दो, 30 बना दो, अब आप जो है सीखे हो, अब आपने ये करना है, अब ये करना है। सो मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इससे पहले मेरा था इस एसईओ के साथ मेरे, क्योंकि वो सीनियर थे, मुझे पता था कंटेंट भी बनता है, वेबसाइट की ऑन पे भी काम होता है। तो अब मैंने कहा यार कि मुझे देखना चाहिए इसको मज़ीद अपने ऑन पे करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की अपने बेस पे, ख़ुद पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, ब्लॉग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली कुछ मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि यार हाँ, अब मैं काम कर सकता हूँ, इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो मेरा जॉब वहाँ पे हो गई। लेकिन ये हुआ कि अगेन मैं इस तरह की, मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं एक बॉसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर मुझे काम करना ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। सो एक एजेंसी के अंदर काम किया, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम्स हुए उनके साथ बनी नहीं। फिर एक और जगह मैंने जॉब की, वहाँ पर तो तकरीबन मुझे याद है मैंने कोई 5-6 जॉब्स की हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगा कि यार आई एम नॉट मेड फॉर जॉब वगैरह का सीन। फिर मैंने अपना फ्रीलांसिंग, मेरा जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह की, फाइवर वगैरह से, अपवर्क वगैरह से मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़े। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते, मेरे एक दोस्त थे, इससे उन्होंने कहा यार आप एसईओ का काम करते हैं? मैंने कहा यस मैं करता हूँ। वो कहते हैं यार एजेंसी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्या सीन है, क्या क्लाइंट एक्विजिशन वगैरह का क्या सीन है? तो ये थोड़ा सा ना एक लर्निंग पॉइंट भी होगा कुछ लोगों के लिए कि एजेंसीज हर बंदा स्टार्ट करता है। हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे पॉडकास्ट के अंदर एक्सप्लोर भी करेंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस में स्टार्ट में मेंशन कर देता हूँ। हुआ ये कि हमने एजेंसी स्टार्ट की, ठीक है, और मैंने कहा ठीक है हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरी उनके साथ पार्टनरशिप होगी। अब उनके पास एक क्लाइंट था, ठीक है, दैट वाज नॉट क्लाइंट, वो एक काइंड ऑफ वेंडर आप कह लो, ठीक है। उसके पास आगे काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे, ब्रोकर था, ठीक है, उसके पास आगे क्लाइंट्स थे काफ़ी सारे, और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ था। अच्छा। एक ही बंदा है, उसके पास आप कह लो कि 30-35 उसके पास क्लाइंट्स हैं, अच्छा। ठीक है। अब उन्होंने मेरे साथ वो डोमेन्स की लिस्ट शेयर कर दी कि यार ये 30-35 हैं, अभी ये 7-8 वेबसाइट्स बन चुकी हैं, ठीक है। और क्या है कि हम एक को ना एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे और इनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस मेंटेन करेंगे और ये सब करेंगे। मैंने कहा ऑलराइट स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टीम वगैरह बिल्ड हो रही है, साथ साथ 7 वेबसाइट्स हो गई हैं, 8 हो गई हैं, 9 हो गई हैं। लेकिन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर ना वो मैनेजिंग का था, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अब काम बढ़ा तो मैं मैनेजमेंट वाली साइड पे ज़्यादा आ गया, और जो ये चीज़ थी ये इस तरफ चलेगी कि टीम जो है आगे काम करेगी। तो क्या हुआ कि हमारे आपस में कुछ आपको पता है पार्टनरशिप में होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब उस तरह नहीं बन पाई। वो कह रहे कि आपने ये रिजल्ट स्टेबल करने थे, लेकिन आपने वो उस तरह नहीं की, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। सो एक तरफ हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो रिजल्ट्स थे उस पर इम्पैक्ट आ रहा था। अब हमने मजीद क्लाइंट एक्विजिशन पे कोई काम नहीं कर रहा था। हमारे पास एक ही क्लाइंट है, वो ऑस्ट्रेलिया का, वो जो भी ब्रोकर मैंने आपको बताया। अब वो ब्रोकर साहब जो हैं उनको रिजल्ट्स पसंद नहीं आए, क्योंकि हमारे आपस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा यार मैं आपके साथ मजीद काम नहीं कर सकता। ओके, एक क्लाइंट वो भी चला गया। क्लाइंट जो एक क्लाइंट था, ब्रोकर था, वो चला गया। अब एजेंसी जो है वो कोलैप्स कर गई, ठीक है। अब हम जीरो पे आ गए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार देखें, अपने साथ साथ जो आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पर आप साथ साथ ये करें कि अपनी क्लाइंट एक्विजिशन पे बिजनेस डेवलपमेंट लाजमी काम करें, ठीक है। और आपका अपना पर्सनल एसेट भी लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जिसमें मैं ज़्यादा रिकमेंड ये करता हूँ कि आपका वेबसाइट का होना, और आपकी बाकी जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे, वहाँ पे प्रेजेंस होना, वहाँ पे आप वैल्यूएबल कंटेंट जहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए, ठीक है। हमेशा से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप जो अपने जो क्लाइंट्स हैं या जो भी जिसका इंटरेस्ट आपके साथ मैच करता है या जो सीखना चाह रहा है, ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम्स आप रिजॉल्व कर रहे हो, तो उनके लिए आप लाजमी जो है अपनी एक डिजिटल फुटप्रिंट आपका ना लाजमी मेंटेन होना चाहिए, गुड फुटप्रिंट होना चाहिए। सो खैर वो क्लैप्स हुआ, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि हमारी फुटप्रिंट वेबसाइट पे हमने बना रखी थी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, सो क्योंकि वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो खैर ये है कि उस पर हम काम नहीं कर रहे थे, उसके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही थी, हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस थी, लेकिन उसको भी हम प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिकली ना कंटेंट कैलेंडर बना है, ना पोस्टिंग प्रॉपर हो रही है, तो वो क्लैप्स हो गया। सो ये एक बैड प्रैक्टिस थी। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि फिर अगेन मेरा जो
पुरानी फाइवर वाली और अपवर्क वाली उसके ऊपर मुझे आना पड़ा। हाँ। और फिर उसके बाद हम मेरे एक दोस्त हैं अरसलान भाई, जो हाँ। एक्चुअल फाउंडर हैं, आई एम द को फाउंडर। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मेरा और उनके साथ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मेरा उनके साथ तकरीबन 4-5 साल पुराना कनेक्शन है। तो इसी तरह हम मस्जिद में बैठे हुए थे, तो कहते हैं बिलाल भी क्या कर रहे हैं आप आजकल? तो मैंने कहा यार बस फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और ये मामला है मेरे। सो ही सेड व्हाई नॉट स्टार्ट अ एजेंसी। तो मैंने उनके साथ मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था, मैंने कहा यार ये सीन हुआ है हमारे साथ, ठीक है, मेरे साथ और मेरे जो पार्टनर्स थे। सो क्या करना है? कहते हैं यार नहीं, मेरे साथ काफ़ी सीरियस बॉयज़ हैं, हम बिजनेस डेवलपमेंट पे ही काम करेंगे और ये वो सारा पैरेलली हर एक चीज़, सब चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। सो आई सेड ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट। तो फिर उसके बाद वर्क जोन में हम आए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की डिजिटल फोर्स के नाम से। सॉरी, AI ड्रिवन और हलाल शरिया कंप्लायंट डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की एजेंसी विच इज़ नेम्ड एज डिजिटल फोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 2 साल होने को आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। सही। वैसे AI ड्रिवन, SEO ड्रिवन, ये तो समझ में आता है, सेल्स फोर्स में समझ में आ गया कि यार क्लाइंट एक्विजिशन पे काम होना चाहिए। शरिया कंप्लाइंट, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें ना कि ये क्या चीज़ है? मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी आप देख लें, ठीक है, होता ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इस काम के अंदर। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो अपने आप को कहते हैं जी कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ या आई एम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। लेकिन क्या होता है कि वो स्केलेबल रिजल्ट्स वहाँ पे वो नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, या लेट्स से अगर वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं दैट्स नॉट तय्यब, मतलब हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, या जो उनका काम है वो अदल और एहसान के ऊपर नहीं है, राइट। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मेरा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मौलवियाना है। सो ये सारी चीज़ें थी। और इस्लाम पे भी हैं, मैंने आपको बताया कि हम एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से हम कनेक्टेड हैं। तो हमने कहा कि ये जो मार्केट के अंदर गैप नज़र आ रहा है कि जो आप कमिटमेंट करते हो आप उस पर पूरा नहीं हो जाते, ठीक है। इनमें 4 चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो आपकी प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है दैट विल बी तय्यब, ठीक है। और जो आप प्राइस आप कोट कर रहे हो या जो सर्विस जिसकी आप प्राइस कोट कर रहे हो दैट ऑल्सो शुड बी एक जायज़ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो वो जायज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके जो टैक्टिक्स हैं, जो जैसे आजकल ब्लैक हैट SEO टेक्निक आती हैं, या ब्लैक हैट आप टेक्निक सेम भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो ब्लैक हैट टेक्निक्स हैं उससे अवॉइड करना भी एक मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को जायज़ तरीके से कर रहे हो तो दैट्स हलाल एंड शरिया कंप्लायंट, ठीक है। इसमें यह है कि इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू प्रोवाइड हो रही है वो कस्टमर को प्रोवाइड हो रही है, राइट। एक तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात करें, थोड़ा सा अगर हम बीइंग अ मुस्लिम उस हवाले से भी बात करूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा रिस्क कंसेप्ट जो है वो बड़ा ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है कि अल्लाह ताला के आगे से एक इंसान मूव नहीं कर पाएगा जब तक वो ये ना बता दे कि उसने जो रिस्क कमाया है वो कहाँ से कमाया है, और जो स्पेंड कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कमाने का जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से आता है। हमारा जो एक सोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, मेरा तो कमाने का तरीका डिजिटल मार्केटिंग है। सो मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग आपने की थी, तो उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे क्या वो शरिया कंप्लायंट थे जो मैंने आप तक डिलीवर किया था? अल्लाह ताला क्वेश्चन करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था तरीका हलाल करने का, ठीक है, तो क्या आपने वो कंप्लायंट था उसके? सो ऑब्वियस सी बात है, वी आर आंसरेबल टू व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। हमें जो ज़िंदगी दी गई है इसका पर्पज़ है। सो अगर हम अल्लाह ताला के हवाले से बीइंग अ मुस्लिम उसको देखा जाए तब भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। और अगर हम अपने क्लाइंट की को वैल्यू प्रोवाइड करने के हवाले से देखा जाए, हमारे इसके अंदर बात की जाती है EEAT प्रैक्टिसेस के आपके एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये सारी चीज़ें इसके साथ इनकॉर्पोरेट करती हैं। ये चारों चीज़ें गूगल के अंदर EEAT से बहुत कॉमन बात है। जो SEO करते हैं उनको वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस हवाले से कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी और अथॉरिटेटिवनेस और जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो दोनों हवाले से हमारा जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इस हवाले से कि आपका शरिया कंप्लाइंट अगर है तो आप यूज़र को भी आपका जो क्लाइंट है उसको भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और अल्लाह सुब्हान तआला के सामने भी इंशाल्लाह आप जो है वो
सुरखरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। बट इसमें थोड़ी सी ये चीज़ नहीं आप समझते कि कंज्यूमर एंड पे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप एक अल्लाह को एज अ गवाह बना के आप कह रहे हैं कि यार जो भी मैं वादा कर रहा हूँ मैं उस पर पूरा उतरूंगा, आप उसको चार्ज भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये इन रिटर्न कंज्यूमर को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट। Exactly. एज एन एजेंसी ऑब्वियसली रिलीजियस तौर पे भी आप काफ़ी यूर ऑन द वेरी सेफ साइड। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि यार शरिया कंप्लाइंट में मतलब वेयर डू यू शरिया कंप्लायंस की पॉलिसीज़ हैं, लेसे से आप फाइनेंशियल शरिया कंप्लायंस के ले लेते हैं, एक शरिया की बॉडी होती है सरकारी, वो डिसाइड करती है कि यार ये दीज आर द थिंग डिफाइंड बाय शरिया, जो बिजनेस इसमें आएगा वो हलाल होगा, जो बिजनेस उसमें जाएगा वो हलाल होगा। हाउ डू यू डिफाइन इट एज एन इंडिविजुअल एजेंसी? एज एन इंडिविजुअल एजेंसी यार देखें, जो सामने सामने ब्लैक आपके चीज़ें आ रही हैं, ब्लैक एंड वाइट के अंदर जो आती हैं, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि यार सूद के अंदर हमने नहीं पढ़ना है, जो इंटरेस्ट बेस्ड है, या गैम्बलिंग जो आपकी जो वेबसाइट्स हैं हमने उनके अंदर नहीं पढ़ना है। और फिर व्हाट एल्स, इस तरह की हमने टेक्निक्स के अंदर हमने इन्वॉल्व नहीं होना, या टेक्निक्स की जब मैंने बात की तो ब्लैक है, टेक्निक्स के अंदर हमने नहीं जाना, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और तरफ में जाऊँगा, वो ये है कि जब आप मार्केटिंग करते हैं, जो टूल्स आप यूज़ करते हैं या जो मीन्स आप यूज़ करते हैं, उसमें एक और चीज़ भी होती है, वो ये है कि आप एज एन म्यूज़िक, ठीक है, और वुमेन को ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट करना, मैं उस हवाले से भी उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि उससे अवॉइड करना। मैं एज एन पर्सनली अगर आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, सो दैट टू मैटर्स फॉर मी, ठीक है, मैं उसको गलत समझता हूँ ज़्यादा तौर पे। नहीं तो फिर मिसाल के तौर पे आप वैसे कोई भी बड़ा ऐड देख लें, कोई भी क्रिएटिव एजेंसी देख लें, पत्ती बेचनी है उसमें भी लड़की डांस कर रही है, दूध बेचना है उसमें भी लड़की डांस कर रही है, हर चीज़ में एक औरत नाच रही है ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो अटेंशन वो कर सके। बट अगेन ये कोई बाय मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना, जी। एक प्रॉपर व्यूअर पैटर्न है जो उस ऐड को देखता है, वो ख़वातीन को भी देखता है, वो म्यूज़िक को भी सुनता है, वो स्टिमुलेट होता है, और इन रिटर्न जो ऐड रिटेंशन है वो बहुत बेहतर हो जाती है। अटेंशन ग्रैबिंग के लिए आपका ये वुमेन और आपका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, ठीक है, आपके एक्यापेला वगैरह आपका जो चलता है, ठीक है, एक्यापेला का आपको पता होगा, मतलब ह्यूमन वॉइसेस ही होती हैं, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा म्यूज़िक के लिए यस उसको ऑप्टिमाइज़ करके उसको क्रिएट किया जाता है। और वुमेन को मैं ये कहूँगा कि यार उसका तो मेरे पास अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर अपने प्रैक्टिसेस अच्छी कर रहे हैं तो विदाउट द यूज़ ऑफ वुमेन आप अपनी प्रोडक्ट, अगर आपको मार्केटिंग का अच्छा आइडिया है, ठीक है, आपके बाकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, अलाइंड हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर रैंक करोगे, ये आप ज़रूर सेल्स जनरेट करोगे। और इसी में मिसाल के तौर पे व्हाट अबाउट मार्केटिंग वुमेन प्रोडक्ट, जैसे कोई मेकअप का प्रोडक्ट है, बाया है, या जनरल कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, हाउ डू यू मार्केट देम विदाउट अ वुमन? फ़िलहाल मेरे पास आए हैं काफ़ी सारे जो ये होते हैं आपके स्पास वगैरह। स्पास को तो मैं मतलब बिल्कुल ही इसको उसको मना कर देता हूँ। एक तो ये है, दूसरे आपके जो मेकअप वगैरह करते हैं, क्या कहते हैं यार, कॉस्मेटिक्स के मेरे पास आते हैं। उसमें ये करता हूँ कि अगर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम है तो उसमें आई जस्ट टारगेट वुमेन, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी काफ़ी सारी जो आपकी ऑडियंस है, मेल ऑडियंस है, वो नेगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हमने सेल ही वुमेन को करना है, ठीक है, तो हम टारगेट ही उनको करेंगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप जस्ट वुमेन को टारगेट करें। वेरी वैलिड आंसर। इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिजिटल एजेंसी, आपको 4-5 आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी तक? तकरीबन 4-4.5 साल हो गए। 4-4.5 साल में व्हाट वर सम ऑफ द अर्ली चैलेंजेस दैट यू फेस्ड एज एन एजेंसी? ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि दिल को लगने वाला सवाल आपने कर दिया है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि एजेंसीज एज एन एजेंसी, मैं ये समझता हूँ कि स्किल गैप है, और जो लोग रीच आउट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके होते हैं, ठीक है, राइट स्किल तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके होते हैं। और तीसरी चीज़ मैं ये समझूंगा कि कॉस्ट फैक्टर भी है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे है कि क्या करता है क्लाइंट, ये है कि वो हमारे पास आता है, वो ये कहता है जी कि मेरे पास इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि वो कॉस्ट उसके पास क्यों नहीं है, क्योंकि वो डू इट योर सेल्फ वाले चक्कर में पड़ा होगा, या उसने ऑलरेडी कुछ ऐसे लोगों को हायर कर रखा होगा जो जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या उन्होंने ऐसा काम किया है जो उसके ROIs पे, मतलब उसका ROI अच्छा नहीं ला के दे पा रहे, ठीक है, या जो रिजल्ट्स ला रहे हैं वो सही स्केल नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो अब क्लाइंट क्या करता है, उसने उसके जो बजट लगा है उस इनएक्सपीरियंस टीम के साथ,
वो क्या हो रहा है, उसने अपना जो बजट है और उतना जितना उसने सोचना था डू इट योरसेल्फ करके एग्जॉस्ट हो चुका है। हाँ। ठीक है, हमारे पास जब वो आता है वो कहता है यार मेरे पास तो बजट भी नहीं है, ठीक है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज ज़ाया कर चुका है। ठीक है, तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज था। तो अब एज एन एजेंसी मैं ये समझता हूँ कि क्लाइंट को अच्छे तरीके से गाइड करना, ठीक है, और क्लाइंट को गाइड कैसे किया जा सकता है कि आप अपने पास जो आपका जो एसेट है या जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है या आपकी जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है, आप प्रोवाइड करें और आप क्लाइंट्स को गाइड करें। ठीक है, मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग है कि आप इतना एक्सप्लॉइट होने के बाद जब क्लाइंट आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं भी है, वो भी कहते हैं जी कि हमने हम SEO हम एक्सपर्ट SEO हैं expert या हैं। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, दे हमारी जस्ट अपनी रन एड्स, एजेंसियाँ, सही है सही है। एड्स रन करना जानते हैं हम, ठीक है, हमें एड्स मैनेजर का पता है और अब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे लोगों से जब एक्सप्लॉइट होकर हमारे पास आता है तो फिर आप उसको एक स्ट्रेटेजिकली आपने उसको बताना है कि यार ऐसे ROAS भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, हाँ। आपका ROI भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, आपने एक सेल्स फनल भी कुछ होता है, ठीक है, आपके टॉप ऑफ द फनल कैसे डिसाइड किया जाता है, मिडल ऑफ द फनल कैसे बनता है, बॉटम ऑफ द फनल कैसे बनता है, तो उसको स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को बताना, उसको गाइड करना, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी। कि मेरे पास मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आए हैं। या एक केस में अगर आप चाहें तो मैं मेंशन भी कर सकता हाँ हूँ। प्लीज़। तो उसमें एक क्लाइंट मेरे पास आए तकरीबन 8 मंथ से, वो कहते हैं जी कि मैं SEO कर रहा हूँ और सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं कहा ओके, सो आप मेरी अपनी वेबसाइट मेरे साथ शेयर करें और जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे साथ शेयर करें। सो अब उन्होंने मेरे साथ ये जो चीज़ें शेयर की, मैंने उनका ऑडिट किया, ठीक है, 7-8 दिन लगा के मैंने उनका वेबसाइट का ऑडिट किया और ये जो प्लेटफॉर्म्स है, तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा यार क्या वाकई इस पे 8-7-8 महीने का काम हुआ? कहते हैं हाँ 7-8 महीने का ही हुआ है। सो अगर मैं आपको बताऊं अली भाई, उनकी वेबसाइट पे जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी वो 0 थी। 7-8 महीने का 7-8 काम महीनों है, बाद। ठीक है। और उनके जो सोशल्स थे उन पे फॉलोअर्स, एक पे मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे 4 फॉलोअर्स थे और फेसबुक पे मेरे ख्याल से इतने ही थे, 8-10 ही होंगे। सो मैंने कहा यार ये 7-8 महीनों का काम है। तो कहते हैं हाँ यार ये 7-8 महीनों का काम है। मैंने फिर उनके साथ ना वो ऑडिट रिपोर्ट शेयर की, इनसाइट्स वगैरह शेयर की, तो वो खुद काफ़ी हैरान थे। तो वो कहते हैं, मैंने कहा यार ये क्या सीन है? तो अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होती। हमारा कल हम आए गालिबन बैठे हुए थे तो आप कह रहे थे कि एक हमारे साथ ब्रदर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया सेटअप वगैरह, ऐसे ही तो ऐसे ही। वो खुद पर्सनली उनको कुछ नहीं कुछ पता कि नहीं क्या आता। करना है। हाँ। सो वहाँ से मैंने ये नतीजा निकाला कि यार एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना डिजिटल हाँ। मार्केटिंग के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है। तो जब तक आपको बेसिक पता नहीं है चीज़ों का, तो वो आपके साथ आप यू विल ऐसे आपके साथ सीन होगी कि 8 महीनों के बाद 8-0 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। हाँ। सो फिर मैंने उनको बताया कि यार ये ऐसे है और ये है कि आपको करना पड़ेगा। तो अब इससे ये क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। लोग ये समझते हैं कि एक काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म पैदा होता है कि यार देखो मैंने इतना टाइम से मैं काम करवा रहा हूँ, 8 महीने से काम कर रहा हूँ, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि जो इस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं उनको ये लगता है यार कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग हम 7-8 महीने से कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो राइट नॉलेज डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर उसके बाद मैंने तकरीबन 2nd-3rd मंथ है और मैंने लास्ट उनको रिपोर्ट शेयर की, तो कुछ कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी है। माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार वैसे आपने एक चीज़ इंटरेस्टिंग मेंशन की कि लोगों को आइडिया नहीं होता बेसिक सा भी। लेट्स ट्राई टू गिव द ऑडियंस अ बेसिक आइडिया। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये टर्मिनोलॉजी है, इसका ये मतलब होता है और इसे आप कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट SEO एंड SEM। दोनों क्या चीज़ें हैं, डिफरेंशिएट भी बता दें। सो SEO आपकी कहलाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और आपकी SEO है वो सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। तो SEO के हवाले से ये होता है कि जो आपकी जो वेबसाइट आपने बनाई है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, और आपके जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं सर्च पे आप उसको रैंक करवाते हो, ठीक है, और जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो आपके जो PPC कहलाते हैं, आपके पेड एडवर्टाइजिंग है जो गूगल के ऊपर आप करते हो, दैट्स SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, या पे पर क्लिक जो आपका कहलाता है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस ये है कि अब आपको शायद लगेगा कि मैं SEO को ग्लैमराइज कर रहा हूँ और खैर चलें स्टार्ट करते हैं। सो SEO में ये होता है कि इट्स मोर ऑफ अ एसेट बिल्डिंग का काम, ठीक है। जब आप SEO के बारे में सोचते हैं तो आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, और मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि एक एसेट बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और SEM का क्या है कि आप अगर इसको थोड़ा सा उस तरह करके करूँ कि आप पेड अटेंशन ले रहे हो,
ठीक है, लोगों की पेड अटेंशन बाय कर रहे हो, अटेंशन लोगों से बाय कर रहे हो, ठीक है। एसईओ ये होता है कि 3 to 12 मंथ्स आपको ये टाइम चाहिए होता है कि एक अच्छा सा रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन एसईओ में क्या हो रहा है कि आपने पेपर क्लिक आपने आज पैसे दिए, हो सकता है कल आपका रिजल्ट्स आ रहे हो, या हो सकता है आज इन सम केसेस उसी दिन जिस दिन आपने ऐड लाई है उसी दिन कुछ रिजल्ट्स आपको आना स्टार्ट हो जाए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो बाकी जहाँ तक ग्लैमराइज करने की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी सर्विसेज को आप जो EEAT वाली जो आपकी जो चीज़ है, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो आपका ट्रस्ट बनता है वो आपकी वेबसाइट से बनता है, ठीक है। वेबसाइट पे जब आपने अपना एक्सपीरियंस जो आपने जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपर्टीज़ उसके अंदर बतानी है, आपकी अथॉरिटेटिवनेस कैसे आपने उसको करना है, बिल्ड करना है वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें जो है जो आपकी वेबसाइट पे शो केस हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका जो पेड एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर आपने जल्दी से अटेंशन ग्रैब करनी है कि मैंने बस प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। उसके मुकाबले में जब आप लॉन्ग टर्म आप सोचते हो, ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो उसके जो रिजल्ट्स भी होते हैं वो भी सालों तक रहते हैं, ठीक है। जब आप एसईओ आप करते हो तो वो ईयरली आपको उसका आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देता है। बट ऑन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स जस्ट से कि एक बंदा है उसने 3 महीने या 6 महीने लगा के एसईओ पर रिजल्ट जनरेट करा लिए एंड समबडी इज ट्राइंग टू यूज पेड एड्स और वो एड से रिजल्ट जनरेट करा लेता है। एट द एंड ऑफ द डे द गोल ऑफ एवरी बिजनेस ऑब्वियसली इज रेवेन्यू, राइट? सेल्स। तो which one do you think is much better? एड स्पेंड करके ही कर लेना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ लास्ट टाइम मिस कर दिया, वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि आप एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी बनाएं। हाइब्रिड स्ट्रेटजी में ये होगा कि आप दोनों को पैरेलल लेके चलें, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपने कुछ आपने एड स्पेंड अपने सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए निकाल लिया, और कुछ जो आपका बजट है वो आपने एसईओ के लिए निकाल लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दोनों जब पैरेलल चल रहे होंगे तो जो आपका सेल्स का कंसर्न है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको इमीडिएट आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब आपने लॉन्ग टर्म चलना है, क्योंकि देखिए आपने आज एड्स बंद कर दिए ना, तो क्या होगा कि आपकी पेड अटेंशन वो खत्म होगी। तो क्या होगा कि अब आप हाथ रख के धरे बैठे होंगे, ठीक है। तो अब आपको चाहिए कि यार कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, रिलाय कर सकूँ, जो मेरा बिजनेस एसेट हो, ठीक है। और वो मेरे लिए देर पा मेरे साथ ना रिजल्ट्स जनरेट करे, रिजल्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट मेरा वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे पास दे सके। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैं समझता हूँ कि एक हाइब्रिड टेक्निक हो, ऐसी स्ट्रेटजी आप बनाएं कि जिसमें आप गूगल एड्स या पेड एडवर्टाइजिंग को भी, और आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या जो आपकी ऑर्गेनिक एसईओ है, ऑर्गेनिक जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, उसको दोनों को पैरेलल लेके चलें, ये आपकी रेवेन्यू की स्ट्रेटजी हो सकती है। राइट। इसी में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ बिजनेस, वो सिंपल सोशल मीडिया पोस्टिंग करता है, हो सकता है पेड PPC कैंपेन्स भी चलाता हो सकता है सिंपल रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग करता हो। वी कंपेयर इट टू अ बिजनेस जो कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करता हो, या फिर कुड यू प्लीज एलैबोरेट बोथ दीस टर्म्स, और एक बता सकते हो कि यार अगर किसी बिजनेस को अपने आप को मार्केट करना है, सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजीज दे कैन यूज टू ऑब्वियसली मार्केट। इससे पहले मैंने बात की थी कि देखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि जस्ट पोस्ट करना ये है कि मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट उनका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि वैल्यूएबल कंटेंट आपका और इंटेंट बेस्ड कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए पहले से आपने कंटेंट कैलेंडर डिज़ाइन करें स्ट्रेटेजिकली उसको, और जो वैल्यू बेस्ड हो, जो वैल्यू डिलीवर कर रहा हो, ठीक है, जो कंसर्न्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉचेस का से रिलेटेड, जैसे मैंने रिसेंटली वॉचेस का ब्रांड स्टार्ट किया, तो आपने वॉचेस से रिलेटेड जिस बंदे का इंटरेस्ट है, जिस बंदे के क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, ठीक है, वो आपने ट्राई करना है, उसको एनकम्पस करना है, ठीक है। आप देखें क्रम्बल का, आप देख लें, ठीक है, क्रम्बल बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब उन्होंने जेन ज़ी को किस तरह टारगेट किया है, रिलेटेबल मीम टाइप बहुत रिलेटेबल है। जेन जी एकदम उसके साथ अट्रैक्ट करती है, रिलेट कर पाती है। एक्चुअल ये अगर इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके बात करूँ तो रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग जो है वो उस थीम से या जो कंटेंट वहाँ पे पोस्ट हो रहा है उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। सो मैंने क्या किया, इस सारी चीज़ों को रीवैम्प किया, ठीक है, रिलेटेबल कंटेंट कंटेंट कैलेंडर जनरेट करवाया, और उनका थीम अपडेट किया, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है और उनके पास कन्वर्जन अच्छी खासी हुआ। वैसे इस केस स्टडी में एक और चीज़ भी है कि ऑब्वियसली द क्लाइंट हैड नो आइडिया कि उसको खुद भी क्या चीज़ चाहिए। चंद चीज़ें कंज्यूमर के जहन में होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ताकि वो उसकी सर्विसेज को अवेल कर सके, राइट। अगर मुझे बेसिक आइडिया भी नहीं है तो मैं किसी एजेंसी के पास जाऊंगा एंड मुमकिन है कि वो मुझे
बेवकूफ़ बना के रखे 6-8 महीने तक, जैसे कि आपके एक फॉर्मर क्लाइंट के केस में था। तो वो कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हो? जैसे ये थी कि एक रिलेटेबल कंटेंट पिछले क्लाइंट का नहीं था, तो ऑब्वियसली आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यार रिलेटेबल कंटेंट होगा तो बनेगा। इस तरह की कोई और चीज़ें हों? एग्जैक्टली मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि यार बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज में आप ये देख लें कि जो जिससे आप काम करवा रहे हो, जिस एजेंसी से आप काम करवा रहे हो, उनकी अपनी प्रेजेंस कैसे है। क्या अच्छा। उनका वेबसाइट पे उनकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, क्या उनका सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है वो किस तरह की है, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी होती है। जब मैं कहता हूँ ना कि एक आपका साइकिल होता है, जो क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे कोई चीज़ परचेज करता है, या लेट्स से मैं अपनी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से बात करूँ। अच्छा, एक इसके हवाले से ना एक बड़ी फ़नी सी एक बात मुझे याद आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए एड्स रन किए, तो उस वक़्त जब मैंने एक लीड को कॉल की, ठीक है। अब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी दिस इज़ बिलाल। मैं खुद कॉल कर रहा था, तो मैंने कहा जी बिलाल बात कर रहा हूँ। तो आपने आप इन्फॉर्मेशन दी है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है, या व्हाटएवर आपने एसईओ करवानी है, ठीक है। तो मुझे आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताइए। तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने बजाय इसके कि वो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपकी वेबसाइट है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। ये उस वक़्त बता रहा हूँ जब मैंने वेबसाइट डेवलप नहीं की थी। अच्छा, अच्छा। सो ये बहुत फ़नी चीज़ है। तो मतलब देखें, अब एक जो मेरा डिजिटल फुटप्रिंट वो मिसिंग था, उन्होंने मुझे उसको हाईलाइट कर दिया कि यार आपकी तो प्रेजेंस ही नहीं है, आप कैसे करोगे। अब ये देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक बंदा है, उसकी अपनी प्रेजेंस ही नहीं है, या उसने अपने लिए रैंक ही नहीं कर रखा है, तो वो क्यों करेगा। सो किसी को क्या करा के देगा। यस। यस। लेकिन आज तो आजकल मैं उनको थैंक करना चाहूँगा भाई, बहुत शुक्रिया आपको, जैसे मैंने वेबसाइट बनाई उस पे काम करना शुरू कर नहीं, दिया। आजकल तो जो वेबसाइट बनाई हुई है, आई थिंक इट्स नेक्स्ट लेवल। मैंने देखा है इंतहा की इंटरेक्टिव वेबसाइट्स, और जिस किस्म की वो कर्सर भी मूव करो तो साथ वो एनिमेट हो रही है चीज़। इट्स अ वेरी गुड थिंग आप लोगों ने जो बनाई थी। आई थिंक आपने या ख्याल में असलान भाई ने बनाई थी। असलान भाई क्रेडिट ने गोज़ टू असलान भाई। काफ़ी मेहनत की है माशाल्लाह असलान भाई ने। वैसे हाउ डज अब तो वैसे इन 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 द मॉडर्न एज पोस्ट एआई एरा जब जब स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास एआई रेवोल्यूशन आ गया हर चीज़ में। AI is integrated. So how do you see SEO in 2025? People are, आजकल तो AI based सर्च इंजन रिजल्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही अब आप देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में ही मेंशन किया कि जो मेरा जर्नी है स्टार्ट में इतना ज़्यादा कंटेंट के हवाले से, जब आप जैसे कंटेंट जनरेट कर रहे हो, और कंटेंट भी कैसे आप जनरेट कर रहे हो, आप उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग की जा रही है, ठीक है। और कीवर्ड स्टफिंग करने के बाद बस आपने नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स आपने बनाने हैं, और उसको आपका कंटेंट रैंक कर रैंक हो जाता है। ठीक है। लेकिन आजकल अगर आप देखो, जब से आपके सर्च इंजन जनरेटिव एक्सपीरियंस जब से आया है, जो एआई ओवरव्यूज़ वगैरह जब से आ रहे हैं, तो उसके आने से विद एडवेंट ऑफ दैट आपकी एसईओ प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एडवांसमेंट्स आ गई हैं। आपको रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा, पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो अब वो पापड़ किस तरह हैं कि बहुत ही इंटेंट बेस्ड आपका कंटेंट होना चाहिए। अगर आपने एसईओ की, अगर स्पेसिफिकली एसईओ की बात करें, तो इंटेंट बेस्ड आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एल्गोरिदम है वो आपका रीड करता है कि हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी टाइप्स हैं, क्या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल है, नेविगेशनल है, ठीक है। आपका जो सर्च इंजन है वो रीड कर रहा होता है कि इस कीवर्ड का, ये जो कीवर्ड यहाँ पे जो क्यूरी डाली जा रही है, क्या इसका इंटेंट क्या है, ठीक है। अगर तो जो आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, वो सेमेंटिकली करेक्ट है, ठीक है, आपने जिस भी कीवर्ड के लिए रैंकिंग करवा रहे हैं, आपने उसके सेमेंटिक्स देखने हैं, ठीक है। और ये वो चीज़ें हैं जो लाजमी आपने अपने कंटेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट इज़ द बैकबोन, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि सेमेंटिकली आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। और इंटेंट आपने लाजमी मैच करना है, ठीक है। और फिर अच्छा, एक मेथ भी मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कंटेंट लेंथ के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि दैट्स अ मिथ, ठीक है। अगर यूज़र का इंटेंट मैच कर रहा है 800 900 1000 वर्ड्स के अंदर, अगर यूज़र का इंटेंट मैच कर, दैट्स इनफ, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि अगर हम लो वर्ड काउंट लिखेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा थिन कंटेंट है। लेकिन जो गूगल है वो ये समझता है कि अगर जो यूज़र का इंटेंट है, ठीक है, आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपका इंटेंट मैच हो रहा है, आप सिमेंटिकली आप चीज़ों को सही राइट कर रहे हो, गूगल का मैच हो रहा है, तो आप रैंक कर सकते हो। खैर, एआई ओवरव्यू के हवाले से बात करूँ तो उसके लिए रैंक करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा की अप्रोच होती है। स्कीमा मार्कअप हमारे उसका टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाता है। स्कीमा मार्कअप्स वगैरह आप यूज़ करें, FAQ स्कीमास वगैरह आगे, ठीक है, हाउ टू स्कीमा वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह जब आप कवर करते हैं तो उसमें स्कीमा मार्कअप का लाजमी यूज़ करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सा आप कंटेंट जनरेट करें, ठीक है। और उसके अंदर
मैं तो ये इंडोर्स करूँगा कि आप रेलिवेंट जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको लाजमी आप कोट करें, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। और इसमें ये है कि जब आपका जो कंटेंट है वो वैल्यू बेस्ड होगा, वैल्यू डिलीवर कर रहा होगा, तो गूगल उसको पिक करेगा और एआई ओवरव्यूज़ के अंदर रैंक करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टेक्निक्स के अंदर अगर आप है कि आप सिमेंटिकली आप उसको कह रहे हो, आपका यूज़र इंटेंट मैच कर रहा है, कीवर्ड इंटेंट मैच कर रहा है, ठीक है, और आप इंशाल्लाह रैंक कर जाएंगे। तो व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट के जो आजकल चूँकि ड्यू टू एआई रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, ऐड क्रिएटिव्स हो सकते हैं, नैनो बनाना आ गया या चैट जीपीटी आ गया, वो लिखता भी अच्छा है, वो बनाता भी अच्छा है, डिज़ाइनर की जॉब भी ख़तरे में है, राइटर की जॉब भी ख़तरे में है, तो आप क्या कहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटर है उसकी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। बजाय इसके मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए एक अच्छा मेरे ख्याल से पाकिस्तानी तकरीबन सभी लोगों के उस्ताद हैं शाम सरवर साहब। शाम सरवर साहब ये कहते हैं कि ये आपको बजाय इसके कि आपकी जॉब को ख़त्म करेगा, ये आपके लिए टूल के तौर पे आपकी हेल्प करेगा। डिजिटल मार्केटर्स को ये है कि अपनी टेक्निक्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़े से एडवांस लेवल पे आपने लर्न करना है, ठीक है। आपने अपने जो टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, आपका एआई कैसे वर्क करता है उसको लर्न करने की ज़रूरत है। सो अगर आप उस चीज़ को लर्न करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपको हेल्प करेगा बजाय इसके कि आपकी जॉब को रिप्लेस करे। क्योंकि मेरे ख्याल से जो क्रिएटिव जो थिंकिंग है, ठीक है, वो जब तक आपके उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है, आपकी स्ट्रेटजी है, और आप लॉन्ग टर्म कैसे चीज़ों को देखते हैं। फ़िलहाल आपकी जो एआई है वो इन चीज़ों को मिस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये आपका डिजिटल मार्केटर ही सोच सकता है। एक बंदा, एक ह्यूमन चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म सोचने के लिए आपने कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है। आपका क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा क्रिएटिव बनाने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। आपके पास जो डेटा ऑलरेडी है उसका एनालिसिस करने के लिए आपका हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगेन थिंकिंग करना, एक क्रिएटिव चीज़ों को लेके आना, ठीक है, आपका स्टडी करना, डिफरेंट क्रिएटिव्स को टेस्ट करना, ठीक है। उसने क्रिएटिव तो बना दिया, लेकिन ये है कि अब जो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया उससे रिजल्ट्स नहीं आया, तो अगेन उसको सोचना कि यार ये वर्क नहीं किया तो मुझे कौन सा क्रिएटिव बनवाना है दोबारा सोशल मीडिया से। सो ये काम ह्यूमन ही करेगा। सो आई गेस एआई इज हियर टू एम्पावर डिजिटल मार्केटर्स, नॉट टू रिप्लेस देम। बट इसमें व्हाट अबाउट द फैक्टर कि यार दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एआई। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा यार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर कोई चीज़ मुकाबला कर रही है वो नेचुरल स्टूपिडिटी है। आप देखेंगे जहाँ पे आर्टिफिशियल एआई बहुत अच्छे से अच्छे विजुअल हुक्स बनाता है, वहाँ पर नेचुरल स्टूपिडिटी के चक्करों में लोग बहुत ही भोंडी से हरकतें करके जो है वो अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। खैर इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। बट एआई जनरली इफ यू आस्क मी, I'd say कि कॉल सेंटर्स या डिजिटल मार्केटिंग वाले बॉयज़ जो है ना वो ज़रा खतरे में ही है। बट नॉनदलेस सम ऑफ द टूल्स एंड वर्कफ्लोज एवरी एंटरप्रेन्योर पर्सनली शुड नो अबाउट कि यार अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं अपने ही बिजनेस के लिए। सो आई विल से कि अगर आपने कंटेंट वगैरह जनरेट करना है तो चैट जीपीटी, जैस्पर एआई कंटेंट जनरेशन के लिए, एंड अगर आपने क्रिएटिव्स वगैरह बनवाने हैं उसके लिए आप कैनवा और आपका एडोब एक्सप्रेस का जो आपके टूल्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एसईओ के हवाले से आपको एसईओ सर्वर आपका एचरेफ्स एंड सेमरश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टूल्स आपने लाजमी इनको अपने पास रखना है। और व्हाट एल्स, अगर आपने अगर आपने प्लानिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसके लिए आपका नोशन एआई आपको पता होगा, नोशन एआई है। व्हाट्स आयरॉनिक कि आपने अभी कहा कि यार डिजिटल मार्केटर्स को अब रिप्लेस नहीं करेगा, बट खुद आपने हर तरह का टूल बता दिया जो हर तरह का ही काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटर कर रहे हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि यार दीज आर द टूल्स जो आपको एम्पावर कर रहे हैं, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो आपकी एफर्ट्स हैं उनको करने में हेल्प कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और एक और चीज़ वैसे in the end, one more thing I'd like to ask you here, one piece of advice you would like to give to the audience कि यार in general वैसे 5-6 साल बिजनेस का एक्सपीरियंस हो गया, 26-23 साल उम्र भी हो गई है, काम भी किया, पैसा भी कमाया, लाइफ का हर फेज देखा, तो किस पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहते हो? सो मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरा जो सबसे बड़ी गलती यही रही है कि मैंने स्टार्ट में जो मेरे स्टार्ट के तकरीबन 3-4 साल थे उस वक्त मैंने डिजिटल एसेट अपना बिल्ड नहीं किया, ठीक है। मैंने अपना कहने को तो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, अपनी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी, बट मेरा डिजिटल फुटप्रिंट उस तरह नहीं था, मिसिंग था। सो मेरी एडवाइस तो यही है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस
कि अपने डिजिटल प्रेजेंस आपकी लाजमी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप लाजमी अडॉप्ट करें। और फ़िलहाल यही है। और ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट्स के साथ जैसे मेरा एक मौलवियाना एक काइंड ऑफ वो है, उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो आप कमिट करते हो वो डिलीवर करें, या वो डिलीवर करो, ट्रांसपेरेंट रहें, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका ट्रस्ट बनता है, क्लाइंट आपके साथ रिटेन करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा देखिए हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता है कि यार अगर मैं क्लाइंट को नॉलेज दे दूंगा, ठीक है, तो वो मेरे साथ रिटेन नहीं करेगा, वो खुद करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं एक यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से एक साहब हैं, फवाज़ आलम साहब, मैं उनको कोट करना चाहूँगा। मैं कल परसों उनको सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि यार आप अपना जो नॉलेज है वो लाजमी डिलीवर करें, ठीक है। क्लाइंट ये होता है कि वो देखना चाहता है कि आपको खुद कितना आता है, ठीक है, बजाय इसके कि वो आपसे नॉलेज लेके खुद करना शुरू करे। वो क्लाइंट ऐसा नहीं करेगा। क्लाइंट क्या करेगा कि वो देखेगा कि जिस बंदे से मैं काम करवा रहा हूँ उसको खुद कितना आता है, ठीक है। सो अगर इसको मैं ये क्रक्स बताऊँ तो वो ये है, कह रहे थे कि इससे ये होता है कि आपकी नॉलेज डिलीवर होती है, ठीक है, आपकी अथॉरिटेटिवनेस का पता चलता है, कितने आपका एक्सपीरियंस कितने पानी में आप, बजाय इसकी कि देखो आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा होता है, आप क्लाइंट्स के पास चल के जा रहे होते हो, अपना पोर्टफोलियो शो ऑफ कर रहे होते हो कि यार ये देखो ये मैंने काम किया है, ये रिजल्ट्स हैं, व्हाटएवर। लेकिन जब आप एक वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट को आप बता रहे हो कि यार ये काम ऐसे होता है, ठीक है, एक्चुअल उसकी प्रोसेस बता रहे हो, तो क्लाइंट क्या होता है, उसको पता चलता है कि यार इस बंदे ने अपनी वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे लेक्चर दिया हुआ है इस हवाले से, तो ये बंदे को नॉलेज है, मैं इससे काम करवाऊँगा। सो मैं ये कहूँगा कि वैल्यूएबल कंटेंट अपने क्लाइंट्स को नॉलेज के साथ एम्पावर करें, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इज़ द की, ठीक है। सो दैट्स द एडवाइस फ्रॉम मी। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच टू दी फॉर द ऑडियंस कि आपने हमें वक्त दिया। इन चीज़ों को पॉडकास्ट बनाने का मकसद ये है कि यार कुछ हम भी सीख सकें, कुछ ऑडियंस भी सीख सकें। आई थिंक बिलाल भाई ने आज काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें शेयर की हैं। आई वुड रिकमेंड हम बिलाल भाई की जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको नीचे का डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे। आई वुड रिकमेंड टू द इंटायर ऑडियंस कि यार एक बार इनकी वेबसाइट लाजमी जाके देखें, इट्स वेरी इंटरेक्टिव, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। थैंक यू सो वेरी मच बिलाल भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you so much for having me, brother. Jazakallah. Thanks. Assalamu alaikum.